तो हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट को लेके आप सभी लोगों के मन में कई तरह के डाउट्स होंगे, क्योंकि देखिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले मेरे भी दिमाग में कई तरह के सवाल थे और मैं ये भी जानता हूं कि ये डाउट जो है हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं रहता है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले। और मैं ये भी जानता हूं कि आप लोगों के मन में भी इस तरह के कई सारे सवाल कहीं ना कहीं होंगे। तो आज उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं 2020 से हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहा था और मैंने कई सारे क्लिनिक्स विजिट किए, मैंने कई शहरों में जाके डॉक्टर से बात की, कहीं भी मुझे प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर जब मैंने खुद से इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो फिर जाके मेरे जो भी डाउट्स थे वो कहीं ना कहीं क्लियर हुए। तो मैं आज सबसे जो कॉमन क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग में होता है, आज उसी के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो ये जो जर्नी है बेसिकली मेरी 2020 से शुरू हुई थी, जब मुझे लगा कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, मेरी जॉब भी उत्तराखंड में ही है। तो मैंने उत्तराखंड के लगभग तमाम जो भी उस समय फेमस जो क्लिनिक हुआ करते थे, जिनके एडवर्टीज़मेंट मुझे सोशल मीडिया में या वेबसाइट्स में दिखते थे, मैंने वहाँ पे विज़िट किया। बट कहीं पे भी कोई क्लिनिक मुझे ऐसा एश्योरिटी नहीं दे रहा था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके का आएगा जैसा मुझे चाहिए था। मुझे बेसिकली एक नेचुरल लुक अपना वापस चाहिए था, जैसे कि मेरे पहले बाल हुआ करते थे। तो मैं बस क्लिनिक वालों से सिर्फ एक चीज़ बोलता था कि आप मुझे किसी ऐसे पेशेंट से मिलवा दीजिए जिसने 5 साल पहले आपके यहाँ से ट्रांसप्लांट किया हो, उसकी क्या कंडीशन है, मैं उसी के बिहाफ पे डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे यहाँ से ट्रांसप्लांट करना है या नहीं। तो जब मुझे उत्तराखंड में कोई ऐसा क्लिनिक नहीं मिला तो मैं दिल्ली तक गया, पर वहाँ पे भी कुछ क्लिनिक्स थे जिनके रिज़ल्ट तो अच्छे थे लेकिन उनकी कॉस्टिंग जो थी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं अच्छे रिज़ल्ट के साथ साथ चाहता था कि मुझे एक बजट फ्रेंडली ट्रीटमेंट मिल पाए। तो अभी जैसे आप मेरा रिज़ल्ट देख पा रहे होंगे, 7 मार्च 2023 को मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। 3 महीने से ज़्यादा अभी तक मेरे ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं। किस तरह की कंडीशन है आप मेरी फ़ोटोज़ में देख पा रहे होंगे। अभी तक तो आप ये मान लीजिए कि मेरा शेडिंग फेस चल रहा था, जिस वजह से मुझे बाहर निकलते टाइम हमेशा कैप का यूज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि शेडिंग फेस के टाइम पे आपका जो लुक होता है वो ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे बाहर निकलते टाइम। तो अब जाके फाइनली मेरा शेडिंग फेस रुका है और आप देख सकते हैं कि बालों की जो लेंथ है वो बढ़ने लगी है और धीरे धीरे करके ये जो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर थे उनके साथ मैच होने लग गए हैं। अभी मैं कॉन्फिडेंट होके कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं यार ये हुआ क्या है। कई लोग सोचते हैं ये विग है, कई लोग बोलते हैं कि ये कोई ट्रीटमेंट है या इसने पता नहीं क्या किया हुआ है, क्योंकि बात वही है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो इंडिया में है एक तरह से आप मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी पुराना नहीं है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। बाकी अभी मेरे को लग रहा है मेरा 20-30% ही रिज़ल्ट अभी आया है, अभी 70-80% रिज़ल्ट आना बाकी है। तो कम से कम 6 महीने बाद मुझे एक प्रॉपर नॉर्मल लुक मिल पाएगा। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियोस डाले हैं, मेरी पहले की कंडीशन कैसी थी, किस तरह से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, वो सारी जर्नी मैंने अपने पुराने वीडियोस में डाली है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके मेरी पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन देख सकते हैं। डोनर एरिया भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हील हो चुका है। कोई देख के बोल भी नहीं सकता कि यहाँ से 4500 ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। अभी का जो रिज़ल्ट है वो मेरे पुराने वीडियो से काफ़ी बेहतर आपको लग रहा होगा और टाइम के साथ जो बालों की डेंसिटी है ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे सवालों की जो हर किसी के दिमाग में होते हैं, जो भी हेयर फॉल से गुजर रहा है, जिसकी हेयर लाइन रिसीट हो चुकी है या जो बॉल्डनेस से गुजर रहा है और जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है, उनके दिमाग में जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं आज मैं उनको लेके आया हूँ। और इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ही मुझसे पूछे हैं कमेंट्स में। तो शुरुआत करता हूँ उस सवाल की जो हम इंडियंस के दिमाग में सबसे पहले होता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, कि भैया पैसा कितना लगता है। तो पैसे की बात करूँ तो इंडिया में 10 रुपये पर ग्राफ्ट से लेके 150-200 पर ग्राफ्ट तक भी क्लिनिक आपसे चार्ज करते हैं। और इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका रिज़ल्ट सही आएगा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने एक पेशेंट की सर्जरी आपको दिखाई थी, जिसमें पेशेंट से प्रॉमिस किया गया था कि आपको 2000 ग्राफ्ट्स लगेंगे और 2000 की जगह उन्होंने सिर्फ 55 ग्राफ्ट ही लगाए थे। हमने वीडियो में गिन के भी देखा था, सिर्फ उनके 55 ग्राफ्ट लगे थे। तो इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा फ्रॉड उन पेशेंट के साथ हुआ है। ऐसे कई और पेशेंट्स हैं जिनसे मैं मिला और
उनके साथ इस तरह का स्कैम हुआ है। कई जगह डॉक्टर सर्टिफाइड नहीं होते हैं, कई जगह जो टेक्नीशियंस होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है। और आजकल क्या है कि ये धंधा बन चुका है, डॉक्टर्स ने हर शहर में अपने क्लिनिक्स खोले हैं, हर जगह तो अवेलेबल होते नहीं हैं, तो उनकी जगह जो उनके टेक्नीशियंस होते हैं वो सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह का खिलवाड़ आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि क्लिनिक के बारे में आप ढंग से पता कर लीजिए, कौन कैसा क्लिनिक है, ये उसके रिज़ल्ट देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे। तो वापस आता हूँ मैं अपने उसी सवाल पे कि इसमें खर्चा कितना आता है। तो देखिए, अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मेरा जो ट्रांसप्लांट है ये लगभग 15 रुपये पर ग्राफ के हिसाब से हुआ था। तो लगभग 70,000 में मेरा पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। उसके बाद भी कुछ मेडिसिन चलती हैं, तो जैसे आप ये मान लीजिए 1000 से 1500 का खर्चा हर महीने आता है। आपकी मिनॉक्सिडिल चलती है और कुछ मेडिसिन, आपकी बायोटिन की टैबलेट हो गई। इसके अलावा विटामिन सी की मैं एक टैबलेट रोज़ लेता हूँ। एक शैम्पू डॉक्टर आपको अलग से देता है, तो आपको सिर्फ वही शैम्पू यूज़ करना होता है। इसके अलावा हर महीने आपकी पीआरपी चलती हैं। ये भी डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। कई क्लिनिक आपको पीआरपी के लिए सजेस्ट करते हैं, कई नहीं करते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपका हेयरफॉल प्रोग्रेसिव है तो आपको पीआरपी लेनी ही चाहिए। ये वेरी करता है क्लिनिक टू क्लिनिक, आपके डॉक्टर्स का क्या हिसाब किताब है, किस तरह से उन्होंने आपको प्लान दिया है। तो मेरे प्लान में ये 3 पीआरपी तो डॉक्टर्स की तरफ से फ्री हैं। इसके अलावा 3 मुझे पेड पीआरपी लेनी है। इससे होगा क्या कि जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये इन फ्यूचर जा सकते हैं, झड़ सकते हैं। तो उन सब को रोकने के लिए ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप लोग पीआरपी लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि सेफ़ कितना है। देखिए, सेफ़ अगर आपको जानना है कि कितना है तो आप मुझे देख सकते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, किस तरह की मेरी कंडीशन है, स्टार्टिंग से लेके अब तक का मैंने जो भी रिज़ल्ट है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, पर आप ये देखिए ना, कोई भी अच्छा काम करने से पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती हैं, है ना। हल्का फुल्का आप लोगों को पेन भी होगा, आपका थोड़ा पैसा भी जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है ना, दुनिया हैरान हो जाएगी। जब आप लोग बाहर निकलेंगे कुछ टाइम बाद, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा। और यकीन मानिए, जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आप लोगों को ड्यूरिंग द सर्जरी या आफ्टर फ्यू मंथ जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को होंगी, वो इस खुशी के सामने कुछ भी नहीं है। एक बार ज़िंदगी मिलती है और उसी को अगर अपने हिसाब से नहीं जिया तो मेरे हिसाब से तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है ना। गर्ल्स के पास तो आप देख लीजिए कि 10 तरीके के मेकअप होते हैं। वो लोग अपना पार्लर जाके और 1000 तरीके का पता नहीं क्या 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 चेहरे पे लगाती हैं, सुंदर बनती हैं। लेकिन यार, लड़कों के पास क्या, हम लौंडों के पास क्या है? शक्ल जैसी भगवान ने दी है, हम उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, कम से कम अगर बाल आपके चले भी गए हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी अब है हमारे देश में कि हम अपने खोए हुए बालों को वापस पा सकते हैं, तो यार टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। कम से कम एक बार तो आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जिसके बाल नहीं है वो अच्छा नहीं दिख सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानिए कि फ़र्क तो पड़ता है ना। मेरे लिए तो कम से कम पड़ता है। बाकी सबकी अपनी सोच है, सबका अपना डिसीजन है। तो बात करते हैं अपने अगले सवाल की कि ट्रांसप्लांट के बाद जो बाल हमारे आएंगे ये कितने टाइम तक सर्वाइव करते हैं, कितने टाइम तक रहते हैं बेसिकली। तो देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर्स ने किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट किया है, ठीक है, कौन से जोन से आपके बालों को एक्सट्रैक्ट किया गया है। जो हमारा ये एरिया, जो हमारा पीछे का और ये साइड का एरिया होता है, आपने देखा भी होगा कि जो पुराने लोग भी होते हैं, जो काफ़ी 60-70 साल के जो लोग हैं, जो जिनके पूरे बाल जा चुके हैं, सर पे एक भी बाल नहीं है, लेकिन ये जो हिस्सा है ना, ये आपका परमानेंट होता है। यहाँ से किसी के भी बाल कभी भी नहीं झड़ते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ का जो बाल होता है, ये परमानेंट ही आप इसको बोल सकते हैं। अगर आपका सेफ जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है तो ये बाल कभी भी नहीं जाएगा। अगर आपने इसकी केयर अच्छे से की है और डॉक्टर आपका एक्सपीरियंस था, तो आप ये मान लीजिए कि हाँ, ये बाल तो परमानेंट है। रही बात जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, इनकी आपको देखरेख कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार अगर हेयरफॉल आपका शुरू हो गया तो बहुत रेयर चांस है कि वो रुकता है ना। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको भी हेयरफॉल की समस्या है और आपने भी कई तरह के मेथड्स ट्राई किए होंगे। कोई बोलता है प्याज लगा लो, कोई बोलता है ये तेल लगाओ, कोई बोलता है आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, वो रोक देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैंने सब करके देखा हुआ है यार। जाने हैं तो वो जाएंगे ही, ठीक है। तो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो तो आपके हमेशा ही रहेंगे, तो इस बात की टेंशन तो आप छोड़ दीजिए कम से कम। अगला क्वेश्चन ये है कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट तो
नहीं है सच। कुछ मेडिसिन आपके डॉक्टर चलाते हैं। आफ्टर दिस सर्जरी आपकी लगभग 10 से 15 दिन की कुछ दवाइयाँ चलती हैं। एंटीबायोटिक होती हैं, एंटी एलर्जिक होती हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन वगैरह का खतरा ना हो, सर में खुजली उजली ना हो। ये सब को देखते हुए भी डॉक्टर्स अपने हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। तो अगर आपने मेडिसिन टाइम पे लिए, आपने अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखा हुआ है, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको आफ्टर ट्रांसप्लांट धूल से, धूप से जितना हो सके खुद को बचाना है। बाहर निकलते हैं तो कैप वगैरह पहननी है आपने। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट कभी भी नहीं होगा। अगला जो सवाल है कि सर्जरी कितने घंटे चलती है, तो देखिए ये भी डिपेंड करता है कि आपका बॉल्डनेस कितना है ना, कितने हिस्से में आपके बाल लगने हैं, आपका कितने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट होने हैं। मेरे केस में अगर मैं बताऊं तो मेरी जो सर्जरी है ये लगभग 10 से 12 घंटे चली थी। 4 घंटे तो सिर्फ बालों को एक्सट्रैक्ट करने में लगे थे, ठीक है। उसके बाद आपकी स्लिट बनने में 2 घंटे लगते हैं। स्लिट जिनको पता नहीं है उनको मैं बताऊं कि जहाँ पे हमारा बाल लगना होता है तो उससे पहले ब्लेड से कट दिए जाते हैं, उसको स्लिटिंग बोलते हैं। तो कुछ टाइम उसमें लगता है, उसके बाद फिर इम्प्लांटेशन में कुछ घंटे आपके वहाँ पे लग जाते हैं। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है यार, एक दिन तो आप निकाल ही सकते हो। ज़िंदगी बदलनी है तो, है ना, वो कॉन्फिडेंस, वो जवानी अगर वापस चाहिए तो एक दिन तो देना ही पड़ेगा। चाहे 10 लगें या 12 लगें, 2 दिन भी लगेंगे तो क्या दिक्कत है यार। किसी किसी के लगते हैं 5000 से ऊपर ग्राफ्ट, अगर आपके हैं 6000 ग्राफ्ट हैं तो टाइम देना पड़ता है। डॉक्टर तभी अच्छे से कर पाएगा जब आप टाइम देने को तैयार होंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है तो डॉक्टर भी क्या कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपना माइंड मेकअप उसी हिसाब से करके चलिएगा कि हाँ मुझे इतने टाइम तो ओटी में गुजारने ही पड़ेंगे। चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे कि पेन कितना होता है। देखिए पेन वगैरह भी ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है इस वाले एरिया पे, और जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उन एरिया पे आपको लोकल एनेस्थीसिया लगता है, जिसके बाद आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। और सर्जरी के बाद आपको पेन किलर्स भी दिए जाते हैं इन केस। वैसे मुझे तो ज़रूरत पड़ी नहीं थी पेन किलर्स की, हालांकि डॉक्टर्स अपनी तरफ से देता है, पर पेन वगैरह ऐसा कुछ खास आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया का असर कुछ दिनों तक तो रहता है। आप ये मान के चलिए कि नमनेस आपके सर में थोड़ा रह सकती है, भारीपन आपको लगेगा, क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी को 1 दिन ही रहता है और किसी को हफ्ते भर 10 दिन तक भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। पर फिर भी वो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो उससे भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है कि नॉर्मल रूटीन में हम कब से आ सकते हैं, मतलब जैसे अपना ऑफिस जाना, अपना जो बाकी के काम वगैरह हैं, ये हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए आफ्टर योर फर्स्ट हेड वॉश, आप ये मान लीजिए 5 से 6 दिन में आपका जो पहला हेड वॉश होता है, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। 5 से 6 दिन का टाइम तो आपको देना पड़ेगा। इतना टाइम आप घर पे ही रहें। इस टाइम पे आप कैप वगैरह भी नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। आफ्टर योर फर्स्ट हेड वॉश आप लोग कैप पहन सकते हैं। हाँ, सिर्फ कैप पहन सकते हैं, हेलमेट वगैरह नहीं पहन सकते। तब भी आप हेलमेट वगैरह पहनने के लिए कम से कम आपको जो आपके ग्राफ्ट हैं उनको सेट होने देना पड़ेगा। इसमें लगभग आप 20 दिन तो कम से कम हेलमेट को अवॉइड करें। बाकी आप लोग अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं कि हम लोग हेलमेट कब से पहन सकते हैं। और हाँ, कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हम लोग जिम कब से जा सकते हैं। तो देखिए जिम तो मैं बोलूँगा कि आप जितना डिले कर सकें वो ठीक रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जिम जब हम करते हैं, हैवी वेट जब हम लिफ्ट करते हैं, तो हमारी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। इससे खतरा हो सकता है कि आपके ग्राफ्ट जो लगाए हुए हैं वो डैमेज हो जाएं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आप 3 महीना तो वेट कीजिए। नॉर्मल वर्कआउट तो आप 1 महीने बाद शुरू कर सकते हैं, बट हाँ अगर आप लोग प्रॉपर जिम वाले हैं, अगर हैवी वेट उठाते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह खाते हैं, तो 3 महीने तक तो आपको रुकना ही पड़ेगा। ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। तो अब एक सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा है कि कैसे पता करें कि क्लिनिक सही है या नहीं। देखिए ये मैं अपने वीडियोस में कई बार आपको बोल चुका हूँ कि क्लिनिक का कैसे पता करेंगे। आप डॉक्टर से बात कीजिए सबसे पहले, ठीक है। आप पता कीजिए कि ये क्लिनिक यहाँ पे कब से है, इन्होंने जो अपनी सर्जरीज़ कब से करना शुरू की हैं, डॉक्टर की डिग्री क्या है, टेक्नीशियंस जो हैं ये कहाँ से हैं, और ये कितने एक्सपर्ट हैं। आप वहाँ के पेशेंट से बात कर सकते हैं। डॉक्टर को बोलिए कि भाई मुझे तो बात करनी है खुद ही फ़ोन पे या कैसे भी, आप मुझे मिलवा दीजिए जिस पेशेंट ने यहाँ से ट्रांसप्लांट किया है। मैंने जिस क्लिनिक से करवाया है, मैंने वहाँ 5 साल पुराना रिज़ल्ट भी देखा है। मैंने अपने सामने उस पेशेंट से बात करके तब जाके मैं सेटिस्फाइड हुआ।
बाकी अगर फिर भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है इस बात को लेके कि हमको कहाँ से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और अगर आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि मैंने ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया है, तो आप लोग मुझे नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपने क्लिनिक की पूरी जानकारी उसमें दे दूँगा। और नहीं तो आजकल हर शहर में, हर गली में ही हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक खुले हुए हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ी इंक्वायरी करके, थोड़ी रिसर्च करके अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। बाकी किसी के मन में अगर और भी कोई सवाल हैं तो मुझे कमेंट पे नीचे पूछ सकता है। सवाल तो अभी वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी कर दीजिए। मैं आगे और भी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।